हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पठार से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। सीधे प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? क्रिटेशियस युग में, प्लीस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या मायोसीन युग में? इसका राइट आंसर है क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में राइट आंसर। जैसे कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन और महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है हिमालयी श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का? इसका राइट आंसर है प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, किस काल में निर्मित हुए हैं? यूजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में या सेनोजोइक महाकल्प में? इसका राइट आंसर है सेनोजोइक महाकल्प में। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, या कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, या खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण, या उपरोक्त में से सभी? इसका राइट आंसर है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण, सी नंबर। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। पांचवा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार है, किसका भाग है? छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, या एक गर्त है, या एक पदस्थली है, या एक समप्राय भूमि है? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है एक अग्रगंभीर है, ए नंबर। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर है, बड़ा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में विचार कीजिए। इस चित्र में जैसे मानचित्रों में ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं। जैसे रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान,
वर्षा छाया क्षेत्र नागपुर का पठार, ये नंबर है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार, रिफ्ट घाटी क्षेत्र तथा वर्षा छाया क्षेत्र। और सी नंबर है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। डी नंबर है छत्तीसगढ़ मैदान, वृष्टि छाया क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार और रिफ्ट घाटी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी नंबर। जैसे ए है नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, और बी है छत्तीसगढ़ मैदान, सी है छोटा नागपुर पठार और डी इसमें है घाट के पूर्वी वृष्टि छाया क्षेत्र है। सही उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, या झारखंड एवं उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश एवं झारखंड। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ऑप्शन बी राइट है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 9th क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसमें छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। इनमें से कोई आंसर नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ या उत्तर गंगा मैदान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार अंश नहीं है? मेघालय के पठार का अंश नहीं है भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय पठार के भाग हैं। पठार के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब जो तटीय भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की तटरेखा से संबंधित, उन प्रश्नों को देखते हैं। डायरेक्ट प्रश्न कोश में जाते हैं। पहला प्रश्न है
पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई तट से, चेन्नई से, कोचीन से, विशाखापत्तनम से? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, या तट से 12 समुद्री मील तक, या तट से 24 समुद्री मील तक। तो किसी भी देश के तट का विस्तार होता है तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर होगा। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतया 12 समुद्री मील होती है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, या 7500 किलोमीटर। झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा 7500 किलोमीटर। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है, अतः निकटतम विकल्प के रूप में ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा कितनी है? 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर लंबी, या 5985 किलोमीटर लंबी, या 6175 किलोमीटर लंबी? इसमें 7500 का ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नहीं है, इसमें गलत है। 7500 किलोमीटर है, इसका राइट आंसर नहीं डाला गया, इसे हटा दिया गया इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। जैसे इसमें व्याख्या है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में से सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों के तटरेखा की लंबाई इस प्रकार है, गुजरात की 1214.7 किलोमीटर है, और महाराष्ट्र की 652.6 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर है, केरल की 569.7 किलोमीटर है। इसलिए इसके अनुसार गुजरात की तटरेखा लंबाई सर्वाधिक है। छठा क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अभी देख के यहाँ है, गुजरात का राइट आंसर होगा गुजरात का। कई बार पूछा गया प्रश्न है, गुजरात राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? अभी पढ़ के आए हैं, इसका राइट आंसर होगा गुजरात, बी नंबर। उपर्युक्त व्याख्या देखें, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? इसका राइट आंसर है 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर किसको कहते थे? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का? इसका राइट आंसर होगा, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है,
इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर का, ऑप्शन सी। पौराणिक कथाओं में हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जानते थे। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। इस आधार पर अभीष्ट उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है किसके कारण? लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। इसका राइट आंसर होगा लहरों से। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं और सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है। क्वेश्चन तट से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हुए। अब पूर्वी एवं पश्चिमी तट है, इसका अगले वीडियो में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।